हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं आईसीडीएस का, जिसका कोई अभी तक सेपरेटली क्वेश्चन आईसीआई ने नहीं पूछा है। सिर्फ एक अटेम्प्ट को छोड़ के नवंबर 2018 का था, तब उन्होंने सिक्योरिटीज़ वाला आईसीडीएस नंबर 8 को एक सेपरेटली 5 मार्क्स में पूछा था। और तब से लेकर अभी तक आईसीडीएस का कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं आया है। केवल पीजीबीपी के पॉइंट्स में ही आपको एक पॉइंट्स ऐसा मिल जाएगा जिसको आपको आईसीडीएस के रेफरेंस के साथ सोल्व करना होता है। तो ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से आपको ये देके जाना चाहिए। हो सकता है कि 4 से 5 मार्क का वो क्वेश्चन फिर से दोबारा आपको पूछ ले। बहुत अटेम्प्ट से आया नहीं है तो हो सकता है रिपीट हो जाए, हो सकता है एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ ले। तो ये जो टॉपिक है आपको एक दो बार बस स्पीड बढ़ा के सुनना है, इस वीडियो को सुनना है, ताकि आपको लास्ट के मोमेंट पे इसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं आईसीडीएस से। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितना कंटेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है उतना ही कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। और अगर आप ये कंटेंट लास्ट मोमेंट पे पढ़ जाते हो तो भी आप जो आईसीडीएस से रिलेटेड अगर पॉइंट पीजीपी में आता है या अगर इसका सेपरेट क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उसको हैंडल कर पाओगे। और एक और बात है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 आईसीडीएस हमारे नोटिफाइड हुए थे 1/4/2016 से हमें इफेक्टिव हो गए थे। ये आईसीडीएस मेनली दो बातें बताते हैं कि इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है और क्या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, जो हम ऑडिट रिपोर्ट वगैरह में देते हैं। इसके बाद बात आती है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द आईसीडीएस। ये कहाँ पर एप्लीकेबल है। ये आईसीडीएस जो है वो दो तरह के, अगर एसएससी के पास इनकम है तो ये एप्लीकेबल होंगे, आईएफएस की इनकम और पीजीबीपी की इनकम। अगर एसएससी के पास ये दो तरह की इनकम है तो ही आईसीडीएस एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। यानी कि हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी और कैपिटल गेन टाइप की इनकम पे आईसीडीएस एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके बाद बात करते हैं, अगर एसएससी इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं और उनकी ऑडिट होती है तो ही उनको आईसीडीएस फॉलो करना ज़रूरी है, अदरवाइज उनको आईसीडीएस फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर एसएससी फर्म कंपनी वगैरह है तो उनको आईसीडीएस फॉलो करना मैंडेटरी है, यानी कि उनको आईसीडीएस फॉलो करना ही पड़ेगा। देखिए इंडिविजुअल एचयूएफ को थोड़ी सी यहाँ पे छूट दी गई, अगर आपकी ऑडिट होती है तो ही आपको फॉलो करना है, लेकिन अदर हैंड फर्म और कंपनी वगैरह है उनको मैंडेटरी है, प्रोवाइडेड उनको ये दो तरह की इनकम पीजीबीपी वाली और आईएफएस वाली इनकम होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आईसीडीएस नंबर फर्स्ट की, क्या कहता है। इसका जो क्रॉसपोंडिंग एस है वो हमारा एस1 है। एस1 बोलता है कि प्रूडेंस और मटेरियलिटी के बारे में, कि एक्सपेक्टेड गेन और लॉसेस को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, यानी कि उनको अकाउंट किया जाना चाहिए। लेकिन आईसीडीएस मेरा प्रूडेंस और मटेरियलिटी के बारे में मना कर देता है कि आपको एक्सपेक्टेड गेन और लॉसेस है उनको एक्चुअल बेसिस पे, जब वो होंगे एक्चुअल में कर, तभी आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आप कर सकते हो, ऐसा एस1 है मेरा बोलता है कि आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास दो रीजन से ही आप कर सकते हो। बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और चेंज इन लॉ। अगर कोई लॉ में रिक्वायर्ड है चेंजेस की तो आप अपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। लेकिन आईसीडीएस बोलता है कि आप कर सकते हो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास रीजनेबल कोज होना बहुत ज़रूरी है। अब रीजनेबल कोज क्या, वो अभी तक आईसीडीएस में डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मार्क टू मार्केट लॉसेस जो है, मार्क टू मार्केट लॉसेस हैं वो अलाउ नहीं होंगे। इस पे नवंबर 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ये रहा, आप यहाँ पे इसका फ़ोटो ले सकते हैं, और अगर ये आपको यहाँ पे क्लियर ना दिखे तो इसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप यहाँ इसको वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है। तो आईसीडीएस फर्स्ट में से अभी तक पीजीपी में ये वाला पॉइंट पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं, अपन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री की। क्रॉसपोंडिंग एस जो है वो है एस2। पहला पॉइंट बोलता है कि इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाएगा लोअर ऑफ एनआरवी
और कोस्ट, ठीक है। जो कोस्ट है मेरी वो निकाली जाएगी कॉस्टिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो ऐड नहीं होगी एक्सेप्ट ICDS। ICDS जितना अलाउ करता है उतना हम उसमें जोड़ेंगे। इसके बाद बात करते हैं NRV। NRV मीन्स सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस उसकी क्या है, उसमें से हटा देंगे उसको बेचने से रिलेटेड जितना भी खर्चा हुआ है वो, तो हमारे पास आ जाएगी NRV। कंपेयर करेंगे कॉस्ट और NRV को, इनमें से जो भी लोअर होगा उस पर हम हमारे स्टॉक को वैल्यू करके चलेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट बोलता है कि डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस। इस केस में आपको ऑलवेज NRV पे ही आपको स्टॉक का वैल्यू करना है, यानी कि इन्वेंट्री को ऑलवेज NRV पे ही वैल्यू किया जाएगा, वेदर आपका बिजनेस कंटिन्यू होता है और नहीं, अगर डिसोल्यूशन वाला मामला है तो, ठीक है। इसके बाद एक नोट है, नोट बोलता है कि कॉस्ट और NRV इज कंपेयर विद कैटेगरी वाइज। आपको कैटेगरी वाइज इसको कंपेयर करके चलना है, ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में 2 बार पॉइंट्स पूछे गए, मैं आपको बता देता हूँ। ये वाले एक पॉइंट ये है, पहले ऊपर इसका ये पॉइंट है PGPP में, पॉइंट है इसका पहला ही पॉइंट PGPP में ICDS से रिलेटेड था, इसका सॉल्यूशन नीचे है ये येलो कलर में, और सेकंड टाइम जब ये आया तो ये थर्ड वाला पॉइंट इसका है और नीचे इसका सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर नहीं हो तो आप इसको PDF से देख सकते हैं। यहाँ आपको ICDS नंबर सेकंड में ये यहाँ पे आपको इसको 9 कर लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, बोरोइंग कॉस्ट वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं ICDS नंबर 3 की, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये है। AS7 मेरा इसका रिलेटेड है। पहला पॉइंट बोलता है कि दिस ICDS अप्लाई ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ओके। सेकंड पॉइंट बोलता है कि ये ICDS प्रोवाइड करता है मुझे कि व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज और व्हाट अमाउंट ऑफ कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से आपको कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है और कितनी कॉस्ट रिकॉग्नाइज करनी है, ये मेरा ICDS यहाँ पे बता के चलता है। थर्ड पॉइंट में बताता है कि आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड POCM मेथड शुड बी फॉलो फॉर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, ठीक है। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको POCM मेथड फॉलो करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट जो है वो बताता है कि जो रिटेंशन मनी है इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, वो रेवेन्यू का पार्ट है, एंड शेल बी रिकॉग्नाइज इमिडिएटली, इसको इमिडिएटली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए एज अ रेवेन्यू। अब मैं आपको बता दूं, रिटेंशन मनी वो मनी है जो कॉन्ट्रैक्टर ने अपने पास होल्ड की हुई है, अभी उसको उसने पेमेंट नहीं किया कॉन्ट्रैक्टर को। जब वो कॉन्ट्रैक्ट से सेटिस्फाई हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर, तो बाद में वो नियर फ्यूचर उसको पेमेंट करके चलता है। तो यहाँ ये बोलता है कि भले ही वो अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को ना मिला हो, अभी वो उसको होल्ड कर लिया हो कॉन्ट्रैक्टर ने, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर का रेवेन्यू बन जाता है, तो आपको इसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। ये बोलता है मेरा ICDS। लेकिन अगर सपोज करो वो अमाउंट नियर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टर को रिसीव नहीं होता है, सपोज करो कॉन्ट्रैक्टर सेटिस्फाइड नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्टर से, जो वर्क उसने परफॉर्म किया वो कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से नहीं था, और वो रिटेंशन मनी जो है अब वो उसको फॉरफिट कर लेता है, उसको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं करता है। अब वो अमाउंट, तो रिटेंशन मनी वाला अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है और अब उसको वो मिला नहीं है, तो ICDS बोलता है अगर ना मिले नियर फ्यूचर में तो आप उसे P&L से चार्ज कर लो, उसमें उस अमाउंट को P&L में डेबिट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद पेनल्टी की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मेरा, कहता है अगर आपको पेनल्टी लगी है ड्यू टू डिले ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो एक काम करो, इसको P&L से चार्ज करो आप, ठीक है। ये आपको P&L से चार्ज करनी है, आप इसे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से लेस नहीं करके चलोगे। कई बार क्या होता है कि यहाँ इसको जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में से लेस कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लेस करने से मना कर रहा है, आपको क्या करना है, इसको डेबिट टू P&L करना है, यानी कि P&L से ये चार्ज की जाएगी। इसके बाद बोलता है डिस्क्लोजर की, क्या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो आपने रिकॉग्नाइज किया है वो मेथड ऑफ कैलकुलेशन और कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट आपने रिकॉग्नाइज करी है, ये सारा इसके नीचे डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब देखते हैं ICDS नंबर 4 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। क्या कहता है कि सेल के केस में आपको रेवेन्यू को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो यदि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल
हो जाता है, यानी कि अगर किसी गुड्स का टाइटल आपने ट्रांसफ़र कर दिया है जिसके तहत रिस्क और रिवार्ड भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं और कंट्रोल भी ट्रांसफ़र हो चुका है, देन आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना है। इसके बाद अगर ऐसा नहीं है और रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ अल्टीमेट कलेक्शन अगर वहाँ पर है तो भी आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ऐसा मेरा ICDS बोलता है। ठीक है, इसके बाद सर्विस वाले केस में कहता है कि आपको रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करना है। ठीक है, या फिर अगर आप जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसमें अगर इनडेफिनेट नंबर ऑफ एक्ट अगर इन्वॉल्व हैं तो आप वहाँ पे SLM मेथड फॉलो कर सकते हो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप वहाँ पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए SLM मेथड का यूज भी कर सकते हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर C की, कि इफ़ ड्यूरेशन अप टू 90 डेज देन कंप्यूटेड सर्विस मेथड आप फॉलो कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। इसको मैं समझा देता हूँ कैसे। अगर आपके पास सपोज करो यहाँ पे 31 मार्च 2021, यहाँ पे ये 15 मार्च है, 15 मार्च को आप कोई सर्विस स्टार्ट कर रहे हो और आपको यहाँ पे एडवांस मनी मिल गई है। ठीक है, और आपकी जो सर्विस ख़त्म होगी वो होगी 30 अप्रैल को। अब इस केस में आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? या तो आप 15 दिन का रेवेन्यू यहाँ रिकॉग्नाइज कर लो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, और बाकी 30 दिनों का रेवेन्यू आप यहाँ रिकॉग्नाइज कर लो। तो ये जो ICDS है वो ये बोलता है कि आप एक काम करो, अगर आपका जो ड्यूरेशन है वो 90 दिनों से कम है, हाँ यहाँ पे मेरा 45 डेज़ का ड्यूरेशन है सर्विस का, तो आप एक काम करो, कंप्लीट सर्विस मेथड फॉलो कर लो। वो क्या होता है, आप या तो ये मान लो कि ये जो सर्विस है पूरी इस पीरियड के लिए परफॉर्म की गई है या इस पीरियड के लिए परफॉर्म की गई है, तो ये रेवेन्यू या तो इस ईयर के लिए आ जाएगा या इस ईयर के लिए आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ऐसा बोलता है मेरा पॉइंट नंबर C। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर जो मेरा है वो थर्ड, क्या कहता है कि इंटरेस्ट को आप कैसे रिकॉग्नाइज करके चलोगे। ये बोलता है कि अगर इंटरेस्ट जो मुझे मिला है वो रिफंड पे मिला है, यानी कि इनकम टैक्स का जो रिफंड है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो रिसिप्ट बेसिस पे मैं इसको रिकॉग्नाइज करके चलूँगा। और डिस्काउंट और प्रीमियम पे ये है ऑन डिबेंचर पे डिस्काउंट और प्रीमियम की अगर बात है तो वहाँ पे SLM या यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिस पे मैं इसको रिकॉग्नाइज करके चलूँगा। और अगर मुझे मिला है नॉर्मल इंटरेस्ट तो मैं उसे एक्रूअल सिस्टम के अकॉर्डिंगली फॉलो करूँगा। ठीक है, तो एक्रूअल बेसिस पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड को आप एज पर इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करोगे। और लास्ट में इसका जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो है कि रेवेन्यू कितना आपने रिकॉग्नाइज किया और मेथड कौन सा फॉलो किया, ये आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं ICDS नंबर 5 की, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का ये ICDS है और कॉरस्पॉन्डिंग एज जो है वो 10 है। पहला पॉइंट बोलता है कि स्टैंड बाय सर्विस इक्विपमेंट सारे के सारे टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ट्रीट किए जाएंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो बोलता है स्पेयर्स के केस में क्या होता है कि अगर आपके पास स्पेयर्स हैं वो जनरल पर्पज़ के लिए अगर हैं तो वो इन्वेंट्री उनको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे स्पेयर्स हैं जो स्पेसिफिक टू किसी मशीन से रिलेटेड है, यानी कि जो किसी फिक्स्ड असेट्स का पार्ट है, मशीन का पार्ट है, तो वो उसी फिक्स्ड असेट्स की और उसी मशीन की कॉस्ट में उसको हम ऐड करके चलेंगे। यानी कि वो स्पेयर्स जो स्पेसिफिकली किसी असेट्स पे ही लगने हैं तो उसे उस असेट्स की कॉस्ट में हम जोड़ देंगे। थर्ड पॉइंट बोलता है कॉस्ट क्या, यानी कि जो हम नॉर्मल प्रिंसिपल से निकालते हैं वही हमारी फिक्स्ड असेट्स की कॉस्ट ली जाएगी। रीड विद सेक्शन 43 ऑफ सबसेक्शन 1 इनकम टैक्स का ये सेक्शन है, उसको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट बोलता है कि स्टार्टअप हैं, कमीशनिंग, टेस्ट रन, एक्सपेरिमेंटल और प्री प्रोडक्शन जो एक्सपेंसेस है वो हम सारे कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, आपको पता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 जो है वो बोलता है कि एज पर एक्सप्लेनेशन 8 ऑफ सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग फंड है शुड बी कैपिटलाइज। आपको पता है कि अगर हम किसी फिक्स्ड एसेट्स के लिए बोरो लेते हैं कोई अमाउंट, तो उसके पुट टू यूज़ से पहले वाला हम उसको उसकी कॉस्ट में कैपिटलाइज करके चलते हैं, और बाद वाला जो पुट टू यूज़ के बाद वाला इंटरेस्ट अमाउंट है वो हम उसको P&L से चार्ज करके चलते हैं। ठीक है, ये उसी की बात कर रहा है। इसके बाद बोलता है एक्सचेंज
ऑफ न्यू असेट्स, अगर आप कोई भी न्यू असेट्स एक्सचेंज कर रहे हो पुराने असेट्स को देके, तो आपके लिए जो आने वाली असेट्स है उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो जो एफएमई आपके पास न्यू असेट्स आ रही है उसकी एफएमई आपकी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद रिपेयर एंड इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं कि इनको हमें कैसे ट्रीट करना है। अगर आपका रिपेयर और इम्प्रूवमेंट कुछ ऐसा है जिससे आपकी फिक्स्ड असेट्स में कोई एडिशन हो रहा हो या एक्सटेंशन हो रहा हो, तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा विद ओरिजिनल अमाउंट के साथ पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिपेयर और इम्प्रूवमेंट ऐसा है जिससे आपके एग्जिस्टिंग असेट्स में कैपेसिटी बढ़ रही हो उसकी, उससे बेनिफिट ज़्यादा आपको मिल रहे हो और उसके परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंटल हुआ है, तो वो अमाउंट आपको कैपिटलाइज करके चलना है। लेकिन अगर आपके रिपेयर और इम्प्रूवमेंट अमाउंट से अगर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो वो अमाउंट जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस के तौर पे P&L से चार्ज कर लिया जाएगा। इसके बाद इन केस ऑफ सेल, अगर फिक्स्ड एसेट्स को आप सेल करते हो तो सेक्शन 50 और 50A यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, इतनी रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ICDS नंबर 4 की। फॉरेक्स आइटम से रिलेटेड ये मेरा ICDS है। इसमें पहला पॉइंट कहता है कि ट्रांजैक्शन कि जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं फॉरेक्स में, फॉरेन एक्सचेंज में, उनको आपको, यानी कि उनके लिए जो एक्सचेंज रेट है वो उस डेट की ली जाएगी जिस दिन वो सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। यानी कि फॉरेक्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनके लिए एक्सचेंज रेट उनके डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की ली जाएगी। ये जो एक्सचेंज रेट है ये कभी कभी वीकली एवरेज हो सकती है और मंथली एवरेज हो सकती है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है वो बोलता है कि जब हम ईयर एंड पे बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस वक्त हम फॉरेन करेंसी वाले आइटम्स को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ट्रांसलेशन ऑफ मॉनेटरी आइटम ऑफ ईयर एंड। तो हम उन मॉनेटरी आइटम्स को क्लोजिंग रेट पे लेके चलेंगे। अब मॉनेटरी आइटम्स से क्या मतलब है कि ऐसे आइटम हुज वैल्यू आर नॉट चेंज, फॉर एग्जांपल बिल्स रिसीवेबल है, पेबल है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स वगैरह है, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। ये सारे मेरे मॉनेटरी आइटम्स में आते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्लोजिंग रेट पे लेके चलेंगे। फिर इनका जो एक्सचेंज डिफरेंस है, गेन हो या लॉस, उसको मैं कहाँ से चार्ज करूँगा, P&L में। मतलब गेन हो तो P&L में क्रेडिट और लॉस हो तो P&L में डेबिट। एक्सेप्ट 43A, ये क्या होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम कोई भी फिक्स्ड असेट्स फॉरेन करेंसी में एक्वायर करते हैं बोरो करके, तो उस केस में क्या होता है, जो एक्सचेंज रेट के चेंज होने से गेन और लॉस होता है उसको हम P&L से चार्ज नहीं करते हुए हम उसे फिक्स्ड असेट्स की WDV से एडजस्ट करते हैं। या तो गेन होता है तो WDV में से लेस हो जाता है और लॉस होता है तो वो WDV में ऐड हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली इसको हम वहाँ से सेट करके चलते हैं। ठीक है, तो केवल इस वाले केस को छोड़ के बाकी जितना भी हमारा एक्सचेंज गेन और लॉस है हम उसको P&L से ट्रीट करके चलेंगे। इसके बाद नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो है मेरे, उनको मैं क्लोजिंग रेट पे लेता हूँ। ठीक है, आगे जो एक्सचेंज डिफरेंस की बात करता है उनका यहाँ पे बोलता है कि सेल नोट बी रिकॉग्नाइज इन P&L अकाउंट, यानी कि नॉन मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड जो भी मेरा एक्सचेंज गेन और लॉस है उसको मैं P&L से रिकॉग्नाइज नहीं करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं ICDS नंबर 7 गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड। ठीक है, पहला पॉइंट बोलता है कि गवर्नमेंट ग्रांट, सब्सिडी या कैश इंसेंटिव आपको मिल सकता है। कहाँ से मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको मिल सकता है, स्टेट गवर्नमेंट से, या इनकी कोई बॉडीज़ हैं या एजेंसी है वहाँ से आपको ये मिल सकता है। ग्रांट और सब्सिडी आपको मिलेगी या तो कैश के फॉर्म में मिल सकती है या आपको ये काइंड में मिल सकती है। इसके लिए हो सकता है आपको कोई पास्ट की कंडीशन आपने पूरी करी हो उसके लिए आपको मिली हो, या फिर आपको कोई फ्यूचर में कोई कंडीशंस कंप्लाई करनी हो उसके लिए आपको मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं कि इसका हमें रिकग्निशन कैसे करना है। या तो आप इसको एक्चुअल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करोगे या फिर रीजनेबल अश्योरेंस ऑफ कंप्लायंस विद कंडीशन ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट, अगर ये हो जाता है तो आपको इसे रिकॉग्नाइज करके चलना है। यहाँ मैं आपको एक बता देता हूँ कि अगर मेरा जो AS है वो बोलता है कि आपको जो ग्रांट को है वो रिकॉग्नाइज तभी करना है जब आप उससे रिलेटेड कंडीशंस को फुलफ़िल करते हो। आप अगर उससे रिलेटेड कंडीशन को फुलफ़िल करते हो तो भी आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे। लेकिन ICDS बोलता है आप चाहे कंडीशंस को फुलफ़िल करो या नहीं करो, आपको ये रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है ना, कंडीशंस पे ये डिपेंड नहीं है।
तो ICDS बोलता है कि वेदर अ कंडीशन सेटिस्फाइड और नॉट, आपको ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। लेकिन AS16 जो है वो तभी रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलता है जब आप उससे रिलेटेड कंडीशंस को फुलफिल करते हो या सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो पहले केस में हम बात करें कि अगर जो हमें ग्रांट मिली है वो मिली है टू एक्वायर फॉर डेप्रिसिएबल असेट्स, तो उस केस में हम उस असेट्स की कॉस्ट में से या WDV में से उसे हम लेस करके चलेंगे। और हमें जो ग्रांट मिली है वो मिली है नॉन डेप्रिसिएबल असेट के केस में, तो उस केस में हम उसको डेफर कर देंगे ओवर द लाइफ ऑफ असेट्स या पीरियड ऑफ कंप्लायंस विद द कंडीशन। अगर कोई कंडीशंस में इसका कोई पीरियड दिया होगा तो उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करके चलेंगे। तीसरे वाले केस में मैं बात करूँ, अगर मुझे कॉम्पेंसेशन मिला है फॉर द लॉस या एक्सपेंसेस के लिए, या फिर मुझे कोई इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, तो उस केस में क्या होगा, ये ग्रांट जो मुझे मिली है वो टैक्सेबल होगी जब ये मुझे एक्चुअल में मिलेगी। ठीक है, और अगर ये जो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है या कॉम्पनसेशन मिला है लॉस का या एक्सपेंसेस का, तो ये अगर मोर देन 1 ईयर से पर्टेन करता है, यानी कि ये 2-3 सालों से रिलेटेड है, तो ये भी डेफर हो जाएगा। ठीक है, ये भी डेफर हो जाएगा उतने ही पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए मुझे मिला है। फोर्थ वाले केस में बात करते हैं, अगर नॉन मॉनिटरी एसेट से रिलेटेड मुझे ग्रांट मिली है तो मैं उसको रिकॉर्ड करके चलूँगा एक्चुअल कॉस्ट पे, और उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो होती है नील। ठीक है, या आप अगर वो आपको कंसेशनल रेट पे मिले तो आप उसको उसी कंसेशनल रेट पे रिकॉर्ड करके चलोगे। इसके बाद एनी अदर, अगर कोई मुझे मिला है, मतलब इन सब के अलावा अगर मुझे कोई भी ग्रांट या सब्सिडी मिली है इन चारों के केस को छोड़ के, तो वो मेरी इनकम बन जाएगा। और अगर वो मोर देन 1 ईयर से पर्टेन करता है तो वो भी डेफर हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब बात करते हैं रिफंड ऑफ ग्रांट की। इस वाले केस में क्या होगा, अगर हम ग्रांट को रिफंड कर देते हैं तो सबसे पहले हम उसको एडजस्ट करेंगे कहाँ से, डेफर्ड बैलेंस से। अगर हमारे पास डेफर्ड वाला अकाउंट हमारे पास पड़ा हुआ है, अगर उसमें कोई अभी भी बैलेंस है तो सबसे पहले हम उसको वहाँ से रिफंड करेंगे, यानी कि ये वहाँ से एडजस्ट होगा। फिर जो बैलेंस अमाउंट होगा उसको हम चार्ज करेंगे P&L अकाउंट से। ठीक है, इसके बाद हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट विल बी इंक्रीज बाय द रिफंड अमाउंट। अगर सपोज करो ये हमारे फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड थी और जब ये हमें मिली होगी तो हमने उसको फिक्स्ड असेट्स की कॉस्ट से रिड्यूस कर दिया होगा, यानी कि मेरी कॉस्ट कम हो गई होगी इस ग्रांट से। ठीक है, अब ग्रांट जब मैंने रिफंड कर दी है तो इससे क्या होगा, उतने क्रॉसपोंडिंग अमाउंट से मेरी कॉस्ट जो है असेट्स की वापस इंक्रीज हो जाएगी, और इससे एक नया ट्रीटमेंट और नया एडजस्टमेंट मुझे और करना पड़ जाएगा, वो होगा डेप्रिसिएशन का। ठीक है, पहले जो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वो रिड्यूस अमाउंट पे किया था, अब मुझे रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके कुछ इफेक्ट आएंगे। अब बात करते हैं ICDS नंबर 8 की, जो है सिक्योरिटीज़ के लिए। पहला पॉइंट कहता है कि सिक्योरिटीज मीन्स वो सिक्योरिटीज़ जो आपने हेल्ड की हुई है एज ए स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि ये जो ICDS है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब आपने सिक्योरिटीज़ को एज ए स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड किया हुआ है। लेकिन अगर ये जो सिक्योरिटीज़ हैं जो हेल्ड की हुई है इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, जो कि गवर्न होती है बाय RBI नॉर्म्स के द्वारा, तो वहाँ ये ICDS अप्लाई नहीं होगा। अगर इन्होंने इन सिक्योरिटीज़ को एज ए स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड किया हुआ है तो फिर यहाँ पे ICDS अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इनके अलावा अगर किसी ने इन सिक्योरिटीज़ को एज ए स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड किया हुआ है तब आपका ICDS अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट बोलता है कि यहाँ पे सिक्योरिटीज़ की जो कॉस्ट है वो कैसे निकाली जाएगी। तो कॉस्ट वही वैसे ही हम निकालेंगे जो नॉर्मल प्रिंसिपल से हम निकालते आए हैं। प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट को ये बोलता है कि वो इंक्लूड नहीं होगा इन सिक्योरिटीज़ की कॉस्ट में। थर्ड पॉइंट बोलता है इनका वैल्यूएशन कैसे करना है। तो वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट और NRV दोनों को हम कंपेयर करेंगे, लोअर ऑफ अबो हम यहाँ लेके चलेंगे। लेकिन AS जो 13 है वो बोलता है कि सिक्योरिटीज वाइज आपका यहाँ पे इनको कंपेयर करना है, यानी कि कॉस्ट और NRV को आप सिक्योरिटीज वाइज कंपेयर करोगे और उसके बाद आप इसका वैल्यू करोगे। मेरा जो ICDS है वो बोलता है आपको इनको कैटेगरी वाइज जो है वो कंपेयर करना है, और इसके बाद कॉस्ट और NRV को आप कैटेगरी वाइज कंपेयर करोगे तो जो भी लोअर आएगा आपको वैसे इसको वैल्यू करके चलना है।
ये आईसीडीएस इतना छोटा सा ही है, और इसमें जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन आया हुआ है अभी हमारे एग्ज़ाम में नवंबर 2018 में, मैं वो आपको बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क का ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था नवंबर 2018 ओल्ड सिलेबस में, ये वाला क्वेश्चन। आप इसको एक बार पोज करके देख सकते हो, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आपको दोबारा एग्जाम में देखने को मिल जाए, या तो एमसीक्यूज में मिल जाएगा या सेपरेटली 4 to 5 मार्क्स का आपको पेपर में भी मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं आईसीडीएस नंबर 9, वो है बोरोविंग कॉस्ट का। क्या कहता है? पहला पॉइंट बोलता है कि बोरोविंग कॉस्ट मीन्स इंटरेस्ट प्लस अदर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग, एग्जाम्पल प्रोसेसिंग कॉस्ट इसमें शामिल हो जाएगी। यानी कि जो मैंने फंड बोरो किया है उसका इंटरेस्ट वो यहाँ पे आ जाएगा, और एनी अदर जो भी मेरी बोरोविंग कॉस्ट हैं वो भी यहाँ पे शामिल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने फ़ंड बोरो करने के लिए कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह पे की है तो वो भी बोरोविंग कॉस्ट का ही पार्ट बन जाएगी। कमिटमेंट चार्जेस ऑन बोरोविंग, अगर बोरोविंग पे कोई कमिटमेंट चार्जेस पेमेंट किया है तो वो भी बोरोविंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। डिस्काउंट और प्रीमियम ऑफ अमोर्टाइज अमाउंट वो यहाँ पे आ जाएगा। फाइनेंस चार्ज ऑफ फाइनेंस लीज ऑन हायर परचेज वाले केस में, तो ये जो फाइनेंस चार्ज है फाइनेंस लीज के केस में वो भी बोरोइंग कॉस्ट का ही पार्ट बनने वाला है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, वो कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग असेट शेल बी कैपिटलाइज। अगर किसी भी क्वालिफाइंग असेट से रिलेटेड ये जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो कॉस्ट है तो उसको मैं सीधा कैपिटलाइज करके चलूँगा। अब क्वालिफाइंग असेट्स से मीन्स टेंजिबल असेट्स हो सकती है, इनटेंजिबल असेट्स हो सकती है, या इन्वेंट्री ये हो सकती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, वो मेरा कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर असेट्स अप टू डेट ऑफ पुट टू यूज़ जो है वो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये जो असेट्स का पुट टू यूज़ तक वाला जो है हम इसको कैपिटलाइज करके चलते हैं, और जो बाद वाला होता है हम उसको P&L से चार्ज करके चलते हैं। तो ये उसी की बात करके चल रहा है, ठीक है। यानी कि आपका डेट ऑफ पुट टू यूज़ वाला हम P&L से इसको डेबिट करके चलेंगे। इसके बाद जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो बोलता है कि इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ बोरोड फंड। अगर आपने कोई फंड बोरो किया है और अभी आप उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे हो और आपने उसको थोड़े से पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर दिया है, तो उस पर अब आपने जो इनकम कमाई है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। मेरा AS जो 16 होता था वो बोलता था कि आपने अगर जो ये इनकम कमाई है ना इसको आपको बोरोइंग कॉस्ट से रिड्यूस करना है, ऐसा मेरा AS 16 बात करके चलता था। लेकिन जो मेरा ICDS है वो कहता है कि इनकम अर्न जो आपने की है सेल नॉट रिड्यूस फ्रॉम द बोरोइंग कॉस्ट, आपको ये बोरोइंग कॉस्ट से रिड्यूस नहीं करनी है। मीन्स ये सीधी P&L में क्रेडिट कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये P&L में क्रेडिट करनी पड़ेगी आपको, ऐसा मेरा ICDS बोल के चलता है। इसके बाद एक और पॉइंट है, अगर बोरोविंग कॉस्ट है वो है सस्पेंशन पीरियड की। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और जैसे मैं बात करूँ, अगर एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बारिश की वजह से वो ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है वो 3 महीने के लिए डिले हो जाता है, यानी कि सस्पेंड हो जाता है, अभी वो रुक जाता है वर्क। तो उस पीरियड पे जो फंड्स बोरो किया गया है उस कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जो बोरोविंग कॉस्ट है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो मेरा जो AS होता था वो बोलता था कि उसको आपको कैपिटलाइज नहीं करना है, सीधा आप उसको P&L से चार्ज कर दो, ऐसा मेरा AS 16 बोल के चलता था। लेकिन ICDS है वो बोलता है कि आपको इसको डेबिट नहीं करना है P&L में, ठीक है, इसको भी आप कैपिटलाइज करके चलोगे। जाहिर सी बात है अगर आप इसको P&L में डेबिट कर दोगे तो अपने आप से प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होते ही टैक्स भी कम बनेगा। तो ICDS बोलता है इसको आपको P&L से चार्ज नहीं करना है, इसको आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मेरा लास्ट जो ICDS है वो है ICDS नंबर 10, प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंट असेट्स एंड लायबिलिटी। सबसे छोटा ICDS ये है। पहला पॉइंट इसका हमें बताता है कि ये जो ICDS है ये अप्लाई नहीं होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पे और एम्प्लॉय बेनिफिट पे, ठीक है। इसके बाद ये कवर करता है ओनली लायबिलिटीज़ को। इसके बाद बात करते हैं प्रोविज़न की।
तो ये बोलता है कि इनकम टैक्स में प्रोविज़न की अगर हम बात करें तो प्रोविज़न जो है वो सिर्फ एक ही केस में अलाउ होते हैं, यानी कि बैड डेब्ट्स वाला प्रोविज़न अलाउ होगा, वो भी ओनली फॉर बैंक्स। इसके अलावा एनी अदर जो प्रोविज़न है वो अलाउ नहीं होते। ठीक है, पहली बात तो ये। लेकिन क्या है कि अगर ऐसा लगता है कि कोई भी प्रोविज़न है जो रीजनेबली सर्टेन है, रीजनेबल सर्टेन से मतलब होता है कि जहाँ पे आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का और आपको सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी मीन्स 90% चांसेस है कि आपका आउटफ्लो होने वाला है, तो ये होता है रीजनेबली सर्टेन। तो इस केस में प्रोविज़न विल बी अलाउ एज पर ICDS, यानी कि ICDS के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे प्रोविज़न बना सकते हो। ये इनकम टैक्स एक्ट भी उसको परमिट करता है। आपने देखा होगा कभी कभी वारंटी और गारंटी के लिए जो प्रोविज़न बनाया जाता है वो इसमें कवर होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है जो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला पॉइंट नंबर 4 है, इसको आप देख सकते हो और इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे दिया हुआ है। अभी तक में सबसे ज़्यादा 4 से 5 बार यही पॉइंट कवर हुआ है। ICDS का अगर कोई भी पॉइंट आया है ना तो 4 से 5, अगर आप देखोगे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस तो यही पॉइंट सबसे ज़्यादा मेनली कवर हुआ है। इसमें उसने 2 तरह से इसको पूछा है। पहली बात इसने पूछा है कि प्रोविज़न बना दिया है और P&L में डेबिट किया जा चुका है, तो आपको जो सोल्यूशन है उसमें इतना करना है कि उसको छेड़ना भी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अगर प्रोविज़न बना दिया है तो वो अलाउ हो जाएगा, उसको कुछ नहीं करना है। लेकिन एंड में कभी जब एडिशनल पॉइंट से पूछता है तो वहाँ पे पूछता है कि ऐसा प्रोविज़न बनाना है, तो अगर प्रोविज़न बनाना है तो फिर आपको इसको P&L से, मतलब जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट में से इसको लेस करना है, यानी कि प्रोविज़न बनाना है। तो 2 तरीके से इसको अभी तक पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, यहाँ हमारे ICDS कंप्लीट हो जाते हैं और मैंने कोशिश करी कम से कम टाइम में आपको इसे कंप्लीट कराने के लिए। आप इसे स्पीड बढ़ा के 2-3 बार देख लोगे तो आपके सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, IDT के लिए भी लेकर आने वाला हूँ। और अगर आपको लगता है कि कोस्टिंग के लिए भी मैं आपके लिए कोई स्ट्रेटजी बताऊँ, मेरे पास है एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं वो बताऊँ तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना पड़ेगा। ठीक है, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।